हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे, दैट इज शेषफल प्रमेय पे। अब रिमाइंडर थ्योरम जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के अंतर्गत जनरली लिया जाता है, लेकिन चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम हो या फिर यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, इन सभी टॉपिक को मैं कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का ही एक पार्ट मानता हूँ, एंड दैट्स वाई कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। खैर, किसी टॉपिक को किस चैप्टर में इंक्लूड किया जा रहा है मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा वो है कि टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। मतलब कि अगर रिमाइंडर थ्योरम से मेरे पास क्वेश्चंस आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो वो चीज़ हमको डील करने के लिए आना चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को किस हिसाब से डील किया जा रहा है, किस हिसाब से डील किया जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से बेसिकली लगभग हर कम्पिटिटिव में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को किस हिसाब से देखा जाता है, किस हिसाब से डील किया जा रहा है इसको। जैसे कि शेषफल प्रमेय हम लोग बचपन से शुरू से भाग देना जानते हैं, डिवीजन करना जान रहे हैं, तो वही चीज़ इसमें होता है कि शेषफल बताना है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे 17 डिवाइड बाई 5 रहे, मतलब 17 को 5 से विभाजित करना है, तो उस केस में इसका रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा। तो बचपन से हम लोग करते आए हैं कि 17 को 5 से विभाजित करना है, तो ये 5 3 जा 15, 5 3 15 हो जाता है। तो शेषफल अपना कितना बचता है, शेषफल जो है वो अपना 2 बच जाता है। लेकिन आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम में इतने छोटे छोटे नंबर्स आएंगे नहीं कि 17 डिवाइड बाई 5 और 20 डिवाइड बाई 3। जो इसका बाउंड्री है रिमाइंडर थ्योरम का, वो थोड़ा सा आपके पास बड़ा होगा, बड़े नंबर्स रहेंगे और उसको डिवाइड करके आपको रिमाइंडर आपको बताना होता है। और आपके पास उतना समय नहीं होता कि बड़े बड़े संख्याओं को आप गुना करोगे, फिर उसका आप डिवाइड करके उसके बाद आप उसका रिमाइंडर निकालोगे। तो उसके पीछे एक छोटे छोटे कुछ अप्रोच होते हैं जो हमको फॉलो करना पड़ता है किसी भी डिजिट का, किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालने के लिए। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि 17 डिवाइड बाई 5 है, ठीक। तो इसमें देखते कैसे हैं कि एक बार 17 से छोटा डिजिट, 17 से छोटा डिजिट जो 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो। क्या देखना है, 17 है ना, तो 17 से छोटा डिजिट पकड़ना है जो 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो। तो 17 से छोटा डिजिट है 15, दैट इज 15, जो कि 5 से पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाता है। 5 या 15, 5 3 15 हो जाता है। तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचता है अपना, इस केस में अपना जो रिमाइंडर है वो बचता है प्लस का 2, ठीक है। प्लस का 2 कब बचता है, 17 से एक छोटा डिजिट जो 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो। तो 17 से छोटा डिजिट है 15, जो कि 5 से पूरा डिवाइड है, 5 या 15। तो उस केस में रिमाइंडर बचेगा प्लस का 2। क्यों, क्योंकि 15 डिवाइड हो गया, तो 15 प्लस 2 दैट इज 17। अब एक बार छोटा लिया, अब एक बार बड़ा लेना है। 17 से बड़ा डिजिट जो कि 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो, तो 17 से बड़ा डिजिट है 20, जो कि 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित है, 5 से 20। तो अगर 20 है तो उस केस में अपना रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 3। माइनस का 3 कैसे, जैसे कि 17 से बड़ा संख्या जो 5 से पूर्ण विभाजित हो, तो 17 से बड़ा संख्या 20 है, तो 20 में आप 3 घटाओगे तभी 17 में आओगे। मतलब डायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना एम क्या होता है कि ये 17 तक ही पहुंचना है, ठीक। तो अगर छोटा डिजिट एक बार लिए, जैसे कि 17 से छोटा 15 लिए, तो 5 या 15 हो गया, तो इस केस में रिमाइंडर प्लस 2 बचा, क्योंकि 15 प्लस 2 दैट इज 17 हो गया। और 17 से बड़ा डिजिट 20 लिए, जो कि 5 से पूरी तरीक़ा से विभाजित है, तो 20 लिए, तो 20 में 3 घटाओगे तभी 17 तक आओगे। तो इसीलिए एक बार रिमाइंडर -3 हो गया और एक बार रिमाइंडर +2 हो गया। मतलब कि इसका रिमाइंडर जो है वो आप प्लस का 2 भी ले सकते हो, या फिर इसका जो रिमाइंडर है आप माइनस का 3 भी ले सकते हो। दोनों रिमाइंडर है इसका, प्लस का 2 भी इसका रिमाइंडर हुआ और माइनस का 3 भी इसका रिमाइंडर हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली जब फाइनल आंसर हम इसका दे रहे होंगे तो प्लस में रिमाइंडर देंगे, हमेशा पॉजिटिव में रिमाइंडर देंगे इसका। दैट इज इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 17/5 का रिमाइंडर हो जाएगा प्लस का 2। -3 भी इसका रिमाइंडर है, लेकिन प्रैक्टिकली फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव में इसका रिमाइंडर कितना है, प्लस का 2, ठीक। दूसरी चीज इसमें क्या देखोगे आप कि ये दोनों रिमाइंडर जो आया प्लस का 2 और माइनस का 3, इन दोनों का जो सम है वो इस हर के बराबर होगा, मतलब इस भाजक के बराबर होगा। जैसे कि 2 + 3 कितना होता है, 5। अब यहाँ माइनस साइन हो, माइनस साइन को आप इग्नोर करो, माइनस साइन और प्लस साइन दोनों को। बेसिकली क्या हम बता रहे हैं कि ये जो दोनों रिमाइंडर आपके पास आएंगे, प्लस या माइनस का किसी भी टर्म का 2 रिमाइंडर, चाहे तो प्लस में और एक माइनस में, ठीक। तो ये प्लस और माइनस दोनों जो रिमाइंडर आए, दोनों का जो योग होगा वो इस भाजक के बराबर होगा, मतलब इस हर के बराबर होगा। तो 2 + 3 दैट इज 5। अब ये क्यों बता रहे हैं कि इन दोनों का जो, मतलब कि 2 रिमाइंडर है ना, एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो दोनों का योग इसके बराबर होगा। इसलिए बताया जा रहा है कि जब बड़े बड़ी संख्याओं का हम रिमाइंडर निकालते हैं
तो वहाँ पे कभी कभी आपको माइनस में लेना पड़ता है। माइनस में क्यों लेना पड़ता है? ताकि छोटा संख्या अपने पास आवे। ठीक, छोटा संख्या आने से क्या होगा, इससे बड़ा डिजिट रहे, तो बड़ा डिजिट रहे तो छोटे छोटे संख्या जब हमारे पास आएंगे, छोटे छोटे डिजिट आएंगे, तो उसको इजीली गुना किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है और फाइनली अपना आंसर जो है वो निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ जो प्लस का 2 और माइनस का 3 दो रिमाइंडर आया, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे माइनस का जो 3 है, तो अगर सिर्फ माइनस का 3 आपको फाइंड हुआ, जैसे मान लो कि आप 17 से बड़ा डिजिट लिए 20, जो कि 5 से पूरी से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर -3 हुआ। अब आपको प्लस रिमाइंडर जब पता करना होता है, तो इस जो 5 है, जो भाजक होता है, उसमें से आप, तो इस -3 को आप 5 से माइनस करोगे, 5 - 3 दैट इज आपको कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। मतलब कि अगर आप माइनस का रिमाइंडर भी सिर्फ अगर फाइंड किए हो, तो इस हर से घटाने पर आपको प्लस का रिमाइंडर ऑटोमेटिक फाइंड हो जाता है। कैसे कि इसका 2 रिमाइंडर प्लस का 2 और माइनस का 3, तो 5 - 3 किए तो 2 आपका जो है वो क्या आया, प्लस का 2 आपका रिमाइंडर आ गया। कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं। बेसिकली यहाँ जो संख्या ले रहे हैं वो इसका कंसेप्ट क्या है, वो चीज़ पे हमको फोकस करना है। कंसेप्ट बिल्डिंग पे अभी फिलहाल हमको फोकस करना है। उसके बाद बड़े बड़े संख्याएं किस हिसाब से आपके एग्जाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कि मान लो कि 20 डिवाइड बाई 3 रहे, 20 डिवाइड बाई 3 है, तो एक बार क्या करेंगे कि 20 से छोटा डिजिट जो 3 से पूरी तरीका से विभाजित हो, तो 20 से छोटा डिजिट है 18, जो 3 से पूरी तरीका से विभाजित हो जाता है, 3 6 18। तो अगर 20 से छोटा डिजिट 18 जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर बचता है प्लस का 2, क्योंकि 18 में 2 जोड़ोगे तो 20। ठीक, मैंने क्या बताया कि अल्टीमेट हमारा जो एम होता है वो इस जो +20 है ऊपर में, यहीं तक पहुंचना है। लेकिन एक बार इससे छोटा डिजिट और एक बार इससे बड़ा डिजिट लेके देखते हैं। तो अगर छोटा डिजिट लिया 18, तो उसके इसमें रिमाइंडर प्लस का 2, और 20 से बड़ा डिजिट जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो 20 से बड़ा डिजिट है 21, जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है, तो माइनस का 1 होता है। तो 21 में 1 घटाओगे तो 20 पे पहुंच जाओगे। तो इसके 2 रिमाइंडर आए, प्लस का 2 और माइनस का 1। तो आप दोनों रिमाइंडर बोल सकते हो, इसका रिमाइंडर प्लस का 2 भी बोल सकते हो या फिर माइनस का 1 भी बोल सकते हो। लेकिन फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव वाला जो रिमाइंडर होगा वो होगा, दैट इज प्लस का 2। अब इसी में मान लो कि 20 डिवाइड बाई 3 है। ठीक, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देने जाते हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस वैसा दिमाग में तो आता नहीं है। जनरली जो है वो कोई एक संख्या आपके पास माइंड में आता है। मान लो 21 आता है कि 3 7 21 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित है, तो मतलब कि 20 से एक बड़ा डिजिट आप लेके देखें, तो उस केस में आपका रिमाइंडर कितना आया, माइनस के 1 आया। अब प्लस का रिमाइंडर आपको चेक करना होता है, तो क्या करते हो कि इस 3 में जो नीचे हर है 3, इस 3 में 1 जो माइनस आया उसको माइनस कर देते हो, मतलब 3 - 1 कर देते हो, तो आपको कितना आता है 2। तो 2 जो है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। पता चल गया कि 3 - 1 कर दिए तो 2 जो है हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। और अगर इसको आप निकालते भी हो यहाँ पर, तो 18 लेने से प्लस का 2 रिमाइंडर आपका आता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर माइनस का रिमाइंडर भी सिर्फ पता रहे तो प्लस का रिमाइंडर निकाला जा सकता है इस हर में से माइनस करने पर। अच्छा, इस हर में से माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों, मैंने क्या बताया कि प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर इन दोनों का योग जो है वो इस हर के बराबर होता है। तो जब ये 2 संख्या है, इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो इसमें से कोई एक संख्या आपको अगर पता है, तो इस हर में से उस एक संख्या को घटा दोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा संख्या फाइंड हो जाएगा। इसीलिए कोई एक संख्या पता रहे, जैसे माइनस का रिमाइंडर हमको पता है, तो 3 में वो हम घटा देने पर हमको प्लस का रिमाइंडर इजीली फाइंड हो जाता है। कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं। जैसे कि मान लो 23 डिवाइड बाय 4, 23 डिवाइड बाई 4। तो एक बार क्या करेंगे, 23 से छोटा संख्या जो 4 से पूरी तरीका से विभाजित हो, और एक बार 23 से बड़ा संख्या जो 4 से पूरी तरीका से विभाजित हो। तो 23 से बड़ा संख्या होता है 24, जो कि 4 से पूरी तरीका से विभाजित होता है, 4 छक्के 24। तो अगर 24 है तो उस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो उस केस में रिमाइंडर बच रहा है माइनस का 1, क्योंकि 24 में घटाएंगे तब 23 तक पहुंच जाएंगे। तो अगर 23 से बड़ा संख्या लिए 24 जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर माइनस का 1 हो रहा है। लेकिन फाइनल हमारा जो आंसर होता है रिमाइंडर थ्योरम का, वो प्लस में देना होता है, मतलब पॉजिटिव में देना होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे पता करेंगे कि इस 4 में से -1 कर देंगे, तो दैट इज 3 जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव का रिमाइंडर होगा। तो फाइनल आंसर हम क्या देंगे कि प्लस का 3 इसका जो है वो रिमाइंडर होगा। अब ऐसे ना करके अगर हम ऐसे भी देखते हैं, मतलब कि 3 से छोटा डिजिट जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो 3 से छोटा डिजिट होता है 20 जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है, तो उस केस में रिमाइंडर होता है प्लस का 3। और यही प्लस का 3 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर माइनस का रिमाइंडर भी आपको पता चल गया, तो इस हर में से इस माइनस के रिमाइंडर को आप माइनस कर दोगे, तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो आपको पता चल जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब लेते हैं कुछ संख्याओं को। ठीक है, उन संख्याओं को लेते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से रिमाइंडर थ्योरम निकाला जाए किसी भी संख्या का। ठीक,
जैसे मान लो 62 इंटू 71, फिर से लिखता हूँ 62 इंटू 71 डिवाइड बाई 9 रहे, ठीक। 62 इंटू 71 डिवाइड बाई 9। अब इसका रिमाइंडर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो आप ये तो नहीं करते बैठोगे ना कि 62 को 71 से गुना करोगे, फिर उसको तुम आप 9 से डिवाइड करोगे और उसके बाद आप रिमाइंडर निकालोगे, तब बहुत समय आपके पास चला जाएगा और उतना समय होता नहीं है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक। तो अब इसका क्या है कि सेपरेटली इसको कर देते हैं, सेपरेटली इसको हम डिवाइड करते हैं। सेपरेटली डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि इसका रिमाइंडर थ्योरम मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है। तो 62 को अगर हम 9 से करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 62 से एक छोटा संख्या लेते हैं या बड़ा संख्या लेते हैं जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि छोटा संख्या या बड़ा संख्या हम वो संख्या लेंगे जो कम डिजिट में मेरे पास आवे। क्यों कम डिजिट में आवे? क्योंकि यहाँ गुना का साइन है। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ डिजिट आएगा। अगर 71 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा या बड़ा संख्या पकड़ के, तो दोनों अगर छोटा डिजिट आएगा तो दोनों को गुना करना जो है वो आसान होगा। इस कारण से हमारा डिफरेंस क्या रहेगा कि छोटा डिजिट लें, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी चलता है, माइनस भी चलता है प्लस भी चलता है, लेकिन डिजिट जो है वो छोटा होना चाहिए। अब 62 है तो 62 से छोटा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो संख्या क्या होगा? तो 9 का आप टेबल पढ़ोगे तो 9 × 45 9 × 54 54 वो संख्या है जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो अगर 54 लेते हो, ठीक, तो उस केस में आपका रिमाइंडर जो है प्लस का 8 बचता है। 54 6 60 और 2 62 प्लस का 8 बचता है, ठीक। तो बड़ा डिजिट आ जा रहा है। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको माइनस में ही सोचना है या प्लस में ही सोचना है। मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि आपको वैसा डिजिट सोचना है जो कम, मतलब जिसका वैल्यू हो वो कम हो। तो 54 ना लेके अगर हम यहाँ 63 ले लें, मतलब 62 से एक बड़ा संख्या 63 जो कि 9 से विभाजित है, 9 से 63, तो उस केस में रिमाइंडर जो है हमारा कितना हो गया? तो रिमाइंडर हो गया -1। तो 8 से तो ये छोटा डिजिट है। अब यहाँ 8 रहा था और यहाँ -1 है, ठीक। तो उससे तो छोटा डिजिट है, तो इसके सामने जो भी संख्या आएगा उसको गुना करना मेरे लिए इजी पड़ जाएगा। इसीलिए छोटा डिजिट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में लाने से हो या फिर नेगेटिव में लाने से हो। तो 62 से एक बड़ा डिजिट हम पकड़े 63 जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उसके इसमें रिमाइंडर -1। अब 71 की बारी आता है। तो 71 जो है अब क्या है कि 71 से छोटा संख्या या बड़ा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, ठीक है। तो छोटा संख्या अगर देखोगे तो 9 से 63 जो है वो है। तो 63 अगर आप लेते तो फिर यहाँ पर आपका 8 आ जाता। 63 और 7 70 71 8 आ जाता। अब 71 से बड़ा संख्या हम देखते हैं तो 71 से बड़ा 72 होता है जी। 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, 9 ठीक 72। तो उस केस में फिर रिमाइंडर कितना हो जाता है? तो रिमाइंडर हो जाता है आपका -1। उस केस में भी रिमाइंडर कितना हो जाता है? अगर 72 लेते हो, मानी 71 से एक बड़ा संख्या 72 जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। अब इन दोनों संख्या के बीच में क्या है? तो बीच में गुना का साइन है। बीच में गुना का साइन है, मतलब इन दोनों रिमाइंडर को आपस में गुना करना होगा। तो -1 × -1 आप करोगे तो ये कितना आएगा? +1 आ जाएगा, ठीक है। +1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया +1 इसका रिमाइंडर है। क्यों +1 बोले? अब ये पॉजिटिव में आ गया ना, तो पॉजिटिव में अगर 1 आया तो यही आपका रिमाइंडर। अगर लेकिन अगर यहाँ अगर नेगेटिव में आता तो पॉजिटिव में लाने के लिए इस हर से उसको माइनस करता है। आइए उसको भी करके देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि 62 है तो 62 से एक बड़ा संख्या 63 लिए तो उसमें -1 हो गया आपका रिमाइंडर। और 71 से बड़ा संख्या 72 लिए, उसमें भी आपका रिमाइंडर जो है वो -1 आ गया। अब दोनों को गुना किया तो -1 × -1 दैट इज +1। अब ये चीज़ तो आता ही होगा कि प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, या माइनस इंटू प्लस क्या होता है? ये चीज़ तो पता ही होगा कि प्लस का साइन रहे गुना माइनस का साइन रहे तो क्या होता है? माइनस होता है। माइनस का साइन रहे गुना प्लस का साइन रहे तो क्या होता है? माइनस ही होता है। प्लस का साइन रहे गुना प्लस का साइन रहे तो क्या होता है? प्लस ही होता है। और माइनस का साइन रहे गुना माइनस का साइन रहे तो भी क्या होता है? प्लस होता है। मतलब कि सेम साइन रहे, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, तो हमारा जो है वो फाइनल जो आंसर होता है वो प्लस में होता है। लेकिन एक प्लस या एक माइनस में रहे तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो माइनस में होता है। यहाँ तक ठीक है। अब 62 × 71 को एक बार क्या किए थे कि 62 से बड़ा संख्या और 71 से बड़ा संख्या लेके हम देखे थे ना। एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको छोड़ के 62 से छोटा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, ठीक है। तो 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। तो 54 जो है मतलब 62 से छोटी संख्या 54 है जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो अगर 54 लेते हैं तो उस केस में रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो अगर 54 लेते हैं तो उस केस में रिमाइंडर बच जाएगा 54 और 6 60 और 2 62 दैट इज रिमाइंडर आपका बच जाएगा +8,
ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, प्लस का 8 बच जाएगा। आप ये भी देख रहोगे कि इन दोनों रिमाइंडर का जो योग है वो इसके बराबर है, 8 और 1 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस का 8 इंटू माइनस का 1, तो प्लस का 8 इंटू माइनस का 1 कितना होगा, तो माइनस का 8 आपका हो जाएगा, माइनस का 8 इसका रिमाइंडर। लेकिन माइनस में तो हम आंसर दे नहीं सकते हैं, अब हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे कि 9 मतलब ये हर जो है 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 करने से कितना हो रहा है 1 जो है आपका रिमाइंडर। इसके पहले भी जो हम माइनस माइनस लेके बनाए तो उसमें भी आपका रिमाइंडर जो है वो सेम आया था। मतलब आप प्लस माइनस लेके बनाओ या माइनस प्लस लेके बनाओ या माइनस माइनस लेके बनाओ या प्लस प्लस लेके बनाओ, आपका रिमाइंडर सेम आएगा हर कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 8 आया ना, तो माइनस में तो दे नहीं सकते आंसर, इसीलिए क्या किया कि 9 माइनस 8 कर दिए, दैट इज 1 जो है आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया पॉजिटिव में, ठीक। अब यहाँ प्लस 8 लिए, अब यहाँ भी प्लस में लेते हैं, मतलब क्या कि 71 से छोटा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो वो संख्या है 63 तो 63 अगर लेते हैं तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 71/9 में 71 से छोटा संख्या हम 63 लिए जो कि 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो अगर 63 लेते हैं तो 63 और 7 70 71, तो उस केस में जो रिमाइंडर है वो भी कितना बचता है आपका, प्लस का 8 आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब प्लस का जब 8 आपका रिमाइंडर बचता है तो ये कितना हो जाता है, ये देखिए तो यहाँ भी प्लस का 8 आया और यहाँ भी प्लस का 8 आया, ठीक है। तो इस केस में 8 इंटू 8 तो 8 कितना होता है 64, दैट इज 64, ठीक। अब यहाँ 64 जो आया तो 64 को हम रिमाइंडर नहीं कह सकते हैं, 64 को हम यहाँ पे रिमाइंडर नहीं कह सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है सर कि 64 को आप रिमाइंडर क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि वैसा कोई संख्या ही नहीं है, वैसा कोई संख्या ही नहीं है इस धरती पर कि जिसको किसी संख्या से भाग दिया जाए और रिमाइंडर जो है वो उस संख्या से बड़ा हो जाए, समझ रहे हो। अब यहाँ 64 जो है वो 9 से तो बड़ा ना है, 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा है तो वो कैसे संभव है कि किसी संख्या को अगर हम 9 से भाग दें और उसका रिमाइंडर जो है वो 9 से बड़ा हो जाए, ये चीज़ संभव है नहीं। तो जब भी यहाँ अगर बड़ा संख्या आ गया, मतलब जिससे आप भाग दे रहे हो उससे बड़ा संख्या अगर आ गया तो आपको क्या करना है, उसको फिर से एक बार फिर भाग दे देना है। अगर यहाँ बड़ा संख्या आ गया तो एक बार फिर उसको हम भाग दे देंगे। तो अब 64 को हम 9 से भाग देंगे तो 9 सते 63, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है, प्लस का 1 आपका जो है वो रिमाइंडर बच जाता है। सेम चीज़ तो यहाँ भी कितना आया, प्लस का 1 ही रिमाइंडर आया। कब, जब दोनों हम प्लस लिए फिर भी रिमाइंडर जो आया वो प्लस का 1 आया। एक चीज़ और आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आप बोले थे कि इन दोनों रिमाइंडर का जो योग है वो इस हर के बराबर होगा, तो यहाँ तो 8 और 8 16 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 9 है, तो वो कैसे, वो भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि छोटा मोटा कंसेप्ट जो है, छोटा मोटा जो डाउट है वो दिक्कत दे सकता है। अब यहाँ पर प्लस का 8 है, यहाँ भी प्लस का 8 है ना सर। ये योग कब बराबर होता है इस हर के, जब एक जगह आप प्लस का रिमाइंडर लोगे और दूसरी जगह आप माइनस का रिमाइंडर लोगे। एक जगह आप प्लस का रिमाइंडर लिए और दूसरी जगह आप माइनस का रिमाइंडर लिए, तब उन दोनों का योग जो है वो इस हर के बराबर होगा। लेकिन दोनों जगह अगर आप माइनस का रिमाइंडर ले लिए या दोनों जगह अगर आप प्लस का रिमाइंडर ले लिए तो उसका योग कभी भी इस हर के बराबर नहीं होगा। इन दो रिमाइंडर मतलब दो रिमाइंडर का योग इस हर के बराबर, या फिर यूँ कह लें कि दो रिमाइंडर का जो योग है, इन दो रिमाइंडर का जो योग है वो इस भाजक के बराबर कब होता है, जब एक रिमाइंडर प्लस में लेते हैं और एक रिमाइंडर माइनस में लेते हैं, तब इसके योग के बराबर होता है। लेकिन दोनों हम प्लस में ले लें या दोनों हम माइनस में ले लें तो उस केस में इन दोनों का योग इस भाजक के बराबर नहीं होता है। जैसे कि पिछले में हम -1 लेके हम बनाए थे तो अपना रिमाइंडर 1 तो आ गया था, रिमाइंडर सेम आएगा, रिमाइंडर 1 आ गया था, लेकिन 1 और 1 का योग तो 2 नहीं होता है, 1 और 1 का योग तो 9 नहीं होता है सर। ठीक, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइन जो है वो सेम रहा, माइनस माइनस रहा, यहाँ दोनों साइन जो है वो सेम रहा, प्लस प्लस रहा, इसलिए इन दोनों का योग इसके योग के बराबर नहीं होगा। लेकिन रिमाइंडर सेम होगा, चाहे प्लस प्लस लेके बनाओ, माइनस माइनस लेके बनाओ, प्लस माइनस लेके बनाओ, रिमाइंडर सेम होगा। अब इसमें रिमाइंडर हम देखें कि 8 और यहाँ भी 8 है तो 8 हो गया आपका 64, तो 64 हो गया तो वैसा कोई संख्या ही नहीं है जिससे किसी संख्या से भाग दिया जाए और उसका रिमाइंडर उस संख्या से बड़ा आ जाए। तो जब संख्या अगर बड़ा आ गया, 64 आ गया, 9 से बड़ा आ गया, तो उसको हम क्या किए, एक बार फिर से हम डिवाइड कर दिए, तो 9 7 63, तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब एक बार माइनस माइनस ले लिए, एक बार प्लस माइनस ले लिए, एक बार इसी संख्या को हम प्लस माइनस लेके देख लेते हैं कि रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं। प्लस माइनस लेके देखते हैं, तो प्लस माइनस लेके देखते हैं तो 62 से छोटी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो वो संख्या कितना है, 54, 54, तो 54 है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है आपका प्लस का 8।
ठीक, तो यहाँ प्लस ले लिए। अब यहाँ पे माइनस लेके देखते हैं। माइनस कैसे लेके देखेंगे? 71 से बड़ा संख्या, 71 से बड़ा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, 71 से बड़ा संख्या 72, 9 ठी 72, ठीक। तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है? तो रिमाइंडर आपका हो जाता है माइनस का 1। अब देखो यहाँ प्लस लिए और यहाँ माइनस लिए, तो दोनों का योग इसके बराबर हो गया, हर के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि एक रिमाइंडर प्लस में, एक रिमाइंडर माइनस में, या एक रिमाइंडर माइनस में दूसरा प्लस में रहे तभी उसका योग जो है वो हर के बराबर होगा। लेकिन दोनों रिमाइंडर का साइन अगर सेम होगा तो कभी भी उसका योग इस हर के बराबर नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन मेरा मुद्दा क्या है? रिमाइंडर निकालना। तो अब यहाँ पर क्या किया हम कि प्लस का 8 आया और यहाँ माइनस का 1 आया, तो इस केस में अब हमको रिमाइंडर निकालना है। तो प्लस का 8 इंटू माइनस का 1 कितना होता है? माइनस का 8 होता है। तो माइनस में तो रिमाइंडर बोल नहीं सकते हैं सर, तो प्लस में रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे? तो 9 माइनस 8 कर देंगे, 9 माइनस 8, तो दैट इज 1 जो है वो आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया। इसमें भी आपका 1 आ गया। तो माइनस माइनस लिए थे उसमें भी आपका 1 रिमाइंडर आया था, प्लस प्लस लिए थे उसमें भी आपका 1 रिमाइंडर आया था, प्लस माइनस लिए तो उसमें भी आपका 1 रिमाइंडर आया, और अगर माइनस प्लस लेते मतलब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, फिर भी आपका 1 रिमाइंडर आएगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ लेते हैं माइनस, तो माइनस कैसे? तो 62 से बड़ी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो वो संख्या है 63, दैट इज 63। तो 63 लेते हो तो उस केस में रिमाइंडर कितना होता है? तो रिमाइंडर आपका होता है माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे प्लस लेना है, तो प्लस लेना है तो 71 से छोटी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो तो वो संख्या है 63, वो संख्या है 63। तो 63 है तो उस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 63 और 70 और 71, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका प्लस का 8। तो यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 8 रिमाइंडर आया, ठीक। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 8 कितना होता है? माइनस का 8। लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर का आंसर दे नहीं सकते, तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 9 माइनस 8 दैट इज 1 आपका जो है वो फाइनल रिमाइंडर होगा। तो यहाँ भी आप देखें कि माइनस प्लस लेने पर भी आपका 1 ही रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक ही संख्या ये 62 इंटू 71/9, तो इसी को मैं प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस करके मैं दिखाया, और हर केस में रिमाइंडर जो है आपका सेम आया। तो अभी मेरा क्या फोकस है? अभी मेरा फोकस है कंसेप्ट बिल्डिंग पे। हो सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन आ भी जाए आपके पास कि 62 इंटू 71/9, तो इसका रिमाइंडर आप बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि एक बार 62 को 9 से डिवाइड किए, यहाँ पर रिमाइंडर लिखे, फिर 71 को 9 से डिवाइड किए, यहाँ पर रिमाइंडर लिखे। इन दोनों, अब चूंकि यहाँ बीच में गुना का साइन है इसलिए गुना करके वहाँ लिखे और तब हमको रिमाइंडर निकाल रहे हैं। मान लो इसी संख्या में यहाँ गुना के जगह पर प्लस का साइन रहता, गुना के जगह पर प्लस का साइन रहता, तब रिमाइंडर क्या होता, ठीक है। गुना की जगह पर अगर प्लस का साइन रहे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको देखना है कि गुना की जगह पर अगर प्लस का साइन है तो अपना जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, ठीक है। तो 62 प्लस 71/9, ठीक। अब इसका रिमाइंडर बताना है। तो 62 से बड़ा संख्या या छोटा संख्या कोई भी संख्या ले सकते हैं। 62 से मान लेते हैं बड़ा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो वो संख्या है 63, दैट इज 63। तो उस केस में रिमाइंडर आपका कितना हुआ? तो रिमाइंडर आपका हो गया माइनस का 1। अब 71 से बड़ा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो 71 से बड़ा संख्या है 72, तो उस केस में भी रिमाइंडर आपका कितना हो गया? माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और यहाँ भी रिमाइंडर आपका आया माइनस का 1, लेकिन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ठीक। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली है क्या? माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, ऊपर में यही चीज़ है, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, तो ये क्या होता है? माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 2। लेकिन माइनस में तो हम कभी भी रिमाइंडर बताते नहीं हैं, पॉजिटिव में बताते हैं। तो पॉजिटिव में कैसे लाएंगे? तो 9 माइनस 2 कर देंगे, दैट इज 7। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 इसका जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप अभी तक जो चीज़ है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और संख्याओं को लेके देखते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम में। मान लो 89 इंटू 39 डिवाइड बाई 9, ठीक। अब इस केस में आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो 89/9 करते हैं, तो 89 से बड़ी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित, तो 89 से बड़ा है 90 जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना हुआ? माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ 39 है, यहाँ कितना है? 39 है। अब 39 है तो
39 से छोटा संख्या या बड़ा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो मान लो हम बड़ा संख्या ले लेते हैं, ठीक। 39 से बड़ा संख्या जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, ठीक। तो 39 से बड़ा 40 तो है नहीं, 41 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, 44 भी नहीं है, 45 है। 45 जो है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना होगा? तो उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 39 और 1 40 और 5 45, दैट इज माइनस का 6, माइनस का 6 उसमें रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? माइनस का 1 इंटू माइनस का 6, दैट इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस का 6। तो आपका इसमें रिमाइंडर कितना आया? 6। अब पॉजिटिव में आ गया ना, तो इसको इससे माइनस करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव में अगर भाजक से छोटा संख्या आपके पास आ जाता है तो वही आपका फाइनल रिमाइंडर होता है, लेकिन अगर नेगेटिव में आता है तो पॉजिटिव में लाने के लिए इस हर से उसको हम माइनस कर देते हैं। बस इतना ही है रिमाइंडर थ्योरम में चीज़। यहाँ तक क्लियर होने के बाद कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन जनरली जो है वो कंपटीशन में आता भी है। कुछ चीज़ और भी इसको थोड़ा सा ब्रॉड भी कर दिया गया है। अब जो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं, फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है रिमाइंडर थ्योरम पे। जैसे कि अब फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन का दोनों तरीका है। चाहे तो 2 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखो या 2 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखो। पहले तो रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए। अब आते हैं, मान लो फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है? फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, ठीक। तो फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल 3 है ना सर, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, मतलब फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। उसी तरह फैक्टोरियल 4 रहे तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इसका मान होता है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? तो फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, दैट इज 120, ठीक है। तो फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने का ये तरीका, मतलब कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 से स्टार्ट करते हुए आपको गुणनखंड करना है कहाँ तक? 1 तक। फैक्टोरियल 5 है तो 5 से स्टार्ट करते हुए गुणनखंड कहाँ तक करना है? 1 तक। और उन सभी गुणनखंडों का जो योग होता है वही आपका फैक्टोरियल का फाइनल वैल्यू होता है, वही आपका फैक्टोरियल का फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल ने कहा सीख गए। फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। उसी तरह अगर फैक्टोरियल 6 रहता तो फैक्टोरियल 6 को क्या करते? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अब इसका आंसर होता 6 5 30, 30 चके 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 3 दूनी 6, 720, 720, ठीक है। 720 ये हो गया यहाँ तक। अब कुछ चीज़ और देखते हैं इसमें, ठीक। अच्छा, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ वीडियो पॉज करके एक बार जो चीज़ आपको लगे कि नहीं नोट करना चाहिए, आप कॉपी में उसको एक बार नोट भी कर लेना, ताकि एक नोट के फॉर्म में भी आपकी कॉपी में वो चीज़ तैयार होता रहे। अब जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को क्या हम लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक। या फिर फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, या फिर फैक्टोरियल 6 को ही हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। मेरा कहने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 5 को 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 लिख दिए, इसको लिखा जा सकता है इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि 5 है तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 किए तो फैक्टोरियल 3 किए, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुना 2 गुना 1, बात तो सेम हो गया। अब फैक्टोरियल 6 है तो 6 से स्टार्ट किए तो 6 गुना फैक्टोरियल 5 भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक। कैसे कि 6 गुना, अब फैक्टोरियल 5 है तो 5 का तो यहाँ लिखेंगे ही 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो बात तो सेम हो गया। तो कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 6 को 6 गुना फैक्टोरियल 5 भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल को 5 को 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, या फिर हम 5 गुना फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि जहाँ से हम फैक्टोरियल स्टार्ट करेंगे वहाँ से उसका भी तो गुणनखंड होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल्स को इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है। अब जैसे फैक्टोरियल 7 रहे तो फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5, 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5। तो इसका मतलब क्या कि 7 गुना 6 तो है ही, अब फैक्टोरियल के 5 मतलब है क्या 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये चीज़ होता,
ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका पता चल गया कि फैक्टोरियल 5 को 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, या 6 को 6 गुना फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, 6 को 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख दिए, या इसी को हम 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि इससे किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आपके पास पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास किस हिसाब से फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपके पास मान लो क्वेश्चन आया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ये चलते गया अप टू फैक्टोरियल मान लो 2000। ठीक, डिवाइड बाय 10। अब बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एग्जाम में। अब आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो वहां पर। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू फैक्टोरियल 2000। तो अब सभी फैक्टोरियल का वैल्यू तो नहीं निकालते बैठोगे ना। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 तक चलो ठीक है, फैक्टोरियल 5 तक चलो ठीक है निकाला जा सकता है, लेकिन फैक्टोरियल 2000 तक का वैल्यू हम निकालें फिर उसको हम 10 से डिवाइड करें उसके बाद हम रिमाइंडर बताएं, बहुत टफ है। 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा एक क्वेश्चन में। तब तरीका क्या है, तरीका दिखते हैं सर। अब फैक्टोरियल 1 है, ठीक, फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। अब 1 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जीरो वाला कंसेप्ट। ठीक है, पहले जीरो वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, थोड़ा जीरो वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं करने से थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो जीरो वाला पहले हम देखते हैं कि जीरो वाला क्या कंसेप्ट रहता है, यहीं पे कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास रहे 0/5, 0 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब क्या है कि 0 को 5 से आपको भाग देना है। तो क्या करोगे, 5 गुना 0 कर दोगे, यहाँ 0 उतार दोगे, लास्ट में आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, या फिर आपके पास रहे 0 डिवाइड बाय 12, 0 डिवाइड बाय 12, तो इसका कितना होता है रिमाइंडर फाइनल 0 ही होता है। क्या करते हो कि 12 यहाँ 0, तो 12 गुना 0, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हो तो आपका आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। किसी भी संख्या को 0 से गुना कर देने से 0 आंसर आता है। तो 12 गुना 0 दैट इज 0, तो रिमाइंडर कितना, 0। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 0 ही वह सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लोगे कॉपी में कि 0 ही वह सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। 0 ही वह सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ हम देखे भी कि 0/5 है तो डिवाइड हो गया, 0/12 रहे तो डिवाइड हो गया, या फिर आपका 0/217 है 217, तो भी ये डिवाइड कर जाएगा। 0/217, तो 217 से अगर हम भाग दे 0 को तो भी 0 से गुना करके 0, तो रिमाइंडर 0। मतलब क्या हुआ कि 0 हर किसी संख्या से विभाजित हो जा रहा है। 0 वह सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। ठीक, अब इस पे एक दो चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि 2/5 है 2/5। अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा 2/5 का। तो सर एक बार छोटा लेते हैं, एक बार बड़ा लेते हैं। तो 2 से छोटी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से छोटी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2 से छोटी संख्या क्या होगा, मैंने क्या बताया इसके पहले कि 0 ही सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 2 से छोटी संख्या आप 0 ले सकते हो, 2 से छोटी संख्या 0 ले सकते हो जो 5 से पूर्णतः से विभाजित है। तो अगर आप 0 लेते हो तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा प्लस का 2। 2/5 था तो अगर आप 0 ले लिए तो रिमाइंडर प्लस का 2 ही बच गया। ये जो 2 था यही आपका रिमाइंडर के फॉर्म पे आ गया। कैसे सर, ये भी यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को। यह है 5, यहाँ पे है 2, यही चीज़ है। तो सर 5 को आप 0 से गुना कर दीजिए, 5 × 0 कर दीजिए, तो 5 × 0 करने से कितना 0 ही आएगा। तो 5 × 0 कर दिए तो यहाँ पे 0 उतार दिए, और 2 - 0 दैट इज 2, रिमाइंडर 2 ही आया। ठीक है, तो 2 से छोटी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित तो 0, तो उस केस में रिमाइंडर हो गया +2। अब 2 से बड़ी संख्या
जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी संख्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? तो 2 से बड़ी संख्या है 5, क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 4 डिवाइड होगा नहीं, 5 डिवाइड होगा। तो 2 से बड़ी संख्या है 5 जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो उस केस में आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो उस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा -3, क्योंकि 5 में 3 घटा दोगे तभी 2 आएगा। 2 से एक बार छोटी संख्या लिए तो 0, तो 0 लिए तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचा? +2। और 2 से बड़ी संख्या लिए 5, तो उस केस में रिमाइंडर कितना बचा? -3। अब देखो एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए, तो दोनों का योग इसके योग के बराबर होगा, तो मतलब 3 + 2, तो 3 और 2 5। कुछ और संख्याओं को देखते हैं, जैसे 8 डिवाइड बाय 17, 8 डिवाइड बाय 17। अब इसका बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो एक बार क्या, 8 से छोटी संख्या जो 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो 8 से छोटी संख्या क्या होगा? 0, क्योंकि 0 ही सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। तो अगर हम 0 लेते हैं तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना होगा? उसके इसमें रिमाइंडर हो जाएगा +8। ये जो 8 है वही आपका रिमाइंडर के फॉर्म में आ जाएगा। देख लो, 17 यहाँ रखोगे 8, तो 17 को 0 से गुना कर दोगे तो 0, तो आपका फाइनल जो शेषफल है वो 8 ही होगा। तो अगर 8 से छोटी संख्या 0, तो उसके इसमें रिमाइंडर कितना? +8। अब 8 से बड़ी संख्या जो 17 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाए, तो 8 से बड़ी संख्या होता है 17 ही, जो कि 17 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगा। तो उस केस में रिमाइंडर कितना हुआ? तो उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा -9। ठीक, तो 8 प्लस में लिए और यहाँ माइनस में 9, 2 रिमाइंडर, तो 8 और 9 कितना? 17। मतलब इन दोनों रिमाइंडर का योग किसके बराबर हो गया? 17 के बराबर। क्यों हुआ दोनों का योग? क्योंकि एक बार प्लस रिमाइंडर लिया और एक बार माइनस रिमाइंडर लिए, तो इन दोनों का योग इसके बराबर, इस हर के बराबर, इस भाजक के बराबर। ये चीज़ क्लियर, 0 वाला कंसेप्ट हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है? तो सर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो 1 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से छोटी संख्या जो 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो संख्या कौन सा हो जाएगा? 0। जब वो संख्या 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर के तौर पे क्या आ जाएगा? जिस संख्या को भागा जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 कर रहे हैं, तो 1/10 कर रहे हैं, तो 1 से छोटी संख्या क्या है? 0। तो उस केस में रिमाइंडर कितना? प्लस का 1 ही होगा, प्लस का 1 ही होगा। तो 1/10 करने से रिमाइंडर आपका आया प्लस का 1। ठीक, अब 2/10 इसका काम तो हो गया। अब इसका 2/10, तो 2/10 तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना? तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है। तो 2/10 कर रहे हैं, तो 2 से छोटी संख्या जो 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो संख्या 0, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आपका प्लस का 2 ही आया। ठीक, ये चीज़ हो रहा है। मतलब कि अगर 0 ले रहे हो सबसे छोटी संख्या, तो रिमाइंडर के तौर पर जिस संख्या को आप भाग दे रहे हो वही संख्या आपका रिमाइंडर के तौर पे आ जाता है। ठीक है, अब जैसे फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है? तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है सर 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6। तो 6 को अगर हम 10 से हम भाग दे रहे हैं, बेसिकली फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा कि 6/10। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6/10। तो 6 से छोटी संख्या जो 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तो 0। तो अगर 0 लेते हैं तो उसके में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा प्लस का 6, यही रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगा। ठीक, प्लस का 6 यहाँ हो गया। अब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है सर? तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 24। तो 24 डिवाइड बाई 10, तो 24 को हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? तो रिमाइंडर होगा प्लस का 4, क्योंकि 10 दूनी 20, तो रिमाइंडर कितना? प्लस का 4। यहाँ तक 4 तक हो गया। अब फैक्टोरियल 5 पे आते हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना सर? तब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तब 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 डिवाइड बाय 10। तो 120 डिवाइड बाय 10 मतलब 0 से 0 कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आया? 120/10 कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना सर। ये देखिए 10 और यहाँ कीजिएगा 120। ठीक, तो 10 एकम 10 दीजिएगा, तो यहाँ 2 उतारिएगा, फिर 0, फिर 10 दूनी 20 कीजिएगा, तो रिमाइंडर क्या आपका आया? 0। तो कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 5 पे रिमाइंडर आपका आ गया 0। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया फैक्टोरियल 5 पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से ऊपर, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक सभी फैक्टोरियल पे जो रिमाइंडर है वो आपका 0 ही आएगा। कैसे सर? देखिए, अब इसके आगे फैक्टोरियल 6 होगा, तो फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं ना 6 × फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर कितना आया था? 0। तो 6 को 0 से गुना कर दोगे तो 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब इसके आगे जैसे कि फैक्टोरियल 7 भी होगा, तो फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं ना 7 × 6 × फैक्टोरियल 5।
तो 7 गुना 6 मतलब 7 छके 42 और फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर कितना आया था 0, तो 42 को 0 से गुना करोगे तो 0, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर कितना 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 5 जो है वो फैक्टोरियल 5 में तो मौजूद है ये 5, लेकिन 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 2000, उस सभी फैक्टोरियल्स में फैक्टोरियल 5 तो इंक्लूड होगा ही। जैसे फैक्टोरियल 10 आगे इसमें होगा फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 का हमको पता है रिमाइंडर 0, तो इस पूरी संख्या को अगर आप 0 से गुना कर दोगे तो फाइनल आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे फैक्टोरियल 5 के आगे सभी रिमाइंडर पे आपका जो शेषफल है वो 0 ही आएगा। तो अब आगे कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, अब यहाँ पे निकालते हैं हम इसका रिमाइंडर। अब यहाँ प्लस का साइन है सब में, तो 1 + 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13, तो ये 13 हो गया। लेकिन 13 हो गया, यहाँ डिवाइड करना है 10 से, तो वैसा तो कोई संख्या नहीं है जिसको किसी संख्या से विभाजित किया जाए और रिमाइंडर उस संख्या से बड़ा आ जाए। तो अगर संख्या अगर बड़ा आ गया तो उसको क्या करते हैं, एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 एकम 10, तो उस केस में रिमाइंडर कितना प्लस का 3, तो आपका रिमाइंडर इसमें कितना आया 3, जबकि आपका था फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 2000 तक निकालना था। ठीक, लेकिन आप देखें कि इजीली फैक्टोरियल 5 के निकालने के बाद हम बंद कर नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 पे अगर 0 आ गया तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर सभी फैक्टोरियल पे इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो फाइनली 13/10, तो चूंकि ये बड़ा संख्या है तो एक बार फिर से भाग जाएगा, तो 10 एकम 10, तो उस केस में रिमाइंडर जो आपका +3 हो गया। आई होप आपको अभी तक का जो क्लास हुआ रिमाइंडर थ्योरम का वो समझ में आया होगा। हल्का फल्का कहीं डाउट जाता है तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखिएगा, निस्संदेह आपको समझ में आएगा। बीच बीच में जो मैं बोलते रहता हूँ उसको कॉपी में नोट करते रहिएगा, या यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ वीडियो पॉज करके उसको आप लिख लिया कीजिएगा। वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अगले की वीडियो में कुछ और टाइप्स को मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड और टाइप्स को हम लेके आएंगे जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, ठीक पढ़ाया गया, रिमाइंडर थ्योरम अगर का कंसेप्ट कुछ क्लियर आपको हुआ तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।